नमस्कार। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल उन्होंने बोला कि हमें अपनी इकोनॉमी जो है विद इन द मीन्स चलानी चाहिए। विद इन द मीन्स का मतलब क्या होता है? ये मिफ्ता इस्माइल साहब ही एक्सप्लेन करें तो बेहतर है। मेरे हिसाब से कोई वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी विद इन द मीन्स नहीं चलती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, रेलवे लाइन बिछानी है, रोड बनानी है, डैम बनाना है, इसके लिए तो हर गवर्नमेंट कर्जा लेती ही है और ज्यादातर कर्जे इसी चीज के होते हैं। जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके पास ज्यादातर कर्जे इसी चीज के होते हैं। इसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फकर यूसुफजई साहब। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनको आप सबके सब अच्छी तरह से पहचानते हैं, पर फिर भी बता देता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाने माने जर्नलिस्ट हैं। इंडिया में तो इनको लगभग सब जानते हैं। फकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। फकर साहब, ये बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये वैसे तो इन्होंने काम बहुत अच्छा इकोनॉमी में जो इन्होंने काम किया, मैं इनके काम का कायल हूँ। वैसे ये विद इन द मीन्स का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली मिफ्ताह साहब फाइनेंस को नो डाउट समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी चीखें तो निकाल ली हैं पिछले 4-5 महीने से, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हो या बाकी चीज़ों के बारे में हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने ग्रिप कर ली हैं चीज़ें। ये मतलब हो रहा है क्योंकि देखते रहते हैं हम, काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा ठीक है, हमें तो दबा के रखा हुआ है, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें शायद थोड़ी सी अब कंट्रोल में इनकी आ गई। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है रोहित जी क्या क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि हम, आपने कहा कि लोग मतलब अपना बजट भी स्पेंड कर देते हैं और साथ में जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसके लिए लोन्स लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुसीबत ये है कि हम जो लोन लेते हैं वो लोन का जो मार्कअप होता है और जो उनको हमें पे बैक करना पड़ता है तो उसमें हम दे देते हैं। मुसीबत सबसे बड़ी हमारी ये है अनफॉर्चुनेटली। जो हमारी गलत पॉलिसीज थी वो जिसने भी बनाई, जिसका भी उसमें रोल था, उसकी वजह से फिर हम फंसते जाते हैं। इस वक्त आपको पता है कि मतलब हमारा जो रेवेन्यू है और फिर हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो हमने लोन्स देने होते हैं, तकरीबन 6500 बिलियन रुपीस हम रेवेन्यू जनरेट करें हर साल। इस वक्त जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का है, उसमें से 3900 यानी ऑलमोस्ट 4000 अरब रुपए जो है वो हम दे रहे हैं जी लोन के पैबैक में। हमारे पास बचते हैं 2500 अरब। फिर हमारा 1500 अरब का चला गया उसमें से डिफेंस का बजट, वो चला गया, बच गया हमारे पास 1000 अरब। उस 1000 अरब के साथ आपने क्या करना है? आपने पूरे मुल्क को 22 करोड़ की पॉपुलेशन को खिलाना है। तो ये वो सारी चीजें जिसकी वजह से, और फिर लामाला आपने जिससे भी कर्जा लिया होता है वो आपको साल सबर कर ले, 2 या 3, जितने अरसे के लिए आपने लिया होता है, जो सिस्टम दुनिया में मौजूद है, लेकिन वापस तो आपने करना ही है। वो ये नहीं कहेगा कि चलो जी मैंने माफ कर दिया आपको, जाके याशी मारो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये इस वजह से इस वक्त जो हमारा जो परेशानी सबसे बड़ी है कि हम जो पैसा लेते हैं तो या तो हमें उसको लोन में पे बैक करना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, खाने पीने की चीजें हमने इंपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली खाने पीने की चीजें। मैं कहता हूँ यार, दुनिया के कंट्रीज सारा कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते रहते हैं। कोई 100% नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और 100% चीजें खुद की खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो खाने पीने को या कोई और हो, हर कोई करता है, लेकिन उनका एक बैलेंस होता है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है, मतलब डबल है। इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में डबल है। फिर हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। आप टैक्सेस कितना कर लेंगे कि आप हर महीने, हर 15 दिन के बाद 5 रुपए 10 रुपए पर यूनिट बढ़ा देंगे? अवाम को आप कितना पीसेंगे? मतलब एक लिमिट है उनके पास भी, पहले ही मतलब मुश्किल सिचुएशन है। ये एक वजह है जिसकी वजह से ये बात की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। लेकिन मिफ्ता साहब से एक चीज पे मैं मतलब इख्तिलाफ करूंगा, डिसएग्री हूं, वो ये है कि वो अपने तौर पे, अपने तौर से मेरा मतलब है कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो, या फिर बाकी मिनिस्ट्रीज हैं वो, या जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो, क्या वो करते हैं? मतलब पैसा बचाने के लिए उन्होंने कोई कोशिश की है या वो करते हैं? जो वो गाड़ियां उनके पास खड़ी होती हैं, मतलब मैं हजारों तो नहीं कहूंगा एक मिनिस्ट्री के पास, लेकिन सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, 100 ऑफ कार्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और वो कोई आम गाड़ियां रखते भी नहीं है कि कोई मतलब 20 लाख की या 30 लाख की गाड़ी है। वो गाड़ियां उनकी 50 लाख 60 लाख से शुरू होती है और 2-2 करोड़ तक जाती है। अब बात यह कि भाई आप इन चीजों को कंट्रोल अगर कर लेंगे, ठीक है, कुछ अवाम आपके साथ कर लेगी। फिर आपने, आईएमएफ ने आपको इस दफा जो प्रोग्राम दिया है, ठीक है, उन्होंने 6 महीने, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नाक से लकीरें खिंचवाई उन्होंने हमसे इस दफा,
शहबाज शरीफ साहब उस दिन खुद कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा भी जो फंड मतलब मिल रहा है हमें $6 अरब, उसके साथ तकरीबन $3 अरब उन्होंने कहा कि आपके लिए ये भी अवेलेबल है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए चलो एक कुशन मौजूद है। तो चले, अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने ये चीज कर ली। अब हमें करना क्या है, हम कर्जा लेके हम उसकी यूटिलाइजेशन गलत करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, करप्शन की नजर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो सारा पैसा आता है कोई जरदारी साहब या कोई और कहा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली चीजें जो है अगर प्रोजेक्ट लग भी रहा है रोहित साहब, वो ये अफसोस के साथ चाइनीज कंपनी से हम ज्यादातर काम करवा रहे हैं। मोस्टली काम हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 80% शायद उनके पास बड़े प्रोजेक्ट जाते हैं। अब होता क्या है, उनका जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत वीक है, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत वीक है। और शायद इसमें उनका भी मैं कसूरवार नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा कसूर ये है कि हम कहते हैं कि यार इसको हमें कम पैसों में दे दो, कुछ आप ले लो, कुछ हम कर लेंगे। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट सर हमारा 1 साल चला और अभी 6 महीने के लिए बंद है, पता नहीं 6 महीने बाद भी खुलता है कि नहीं खुलता। इंक्वायरी हो रही है कि यार गलती किसकी थी। अब भाई 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और 1 साल के बाद उसका जो टनल है वो बंद हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कोई मतलब, ये हम घर अगर बनाते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम 50 लाख या 1 करोड़ के अंदर हम एक छोटा घर बनाते हैं आजकल, उसके लिए हम इतनी मतलब कोशिश करते हैं कि यार ये चीज अच्छी लग जाए, ये चीज तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हैं, वो कैसे ये मतलब चीज हो सकती है? ये मुसीबत है जिसकी वजह से हम कर्जा लेते हैं, फिर हमारे पास जो अपना रेवेन्यू होता है वो अगर वो हम उसका यूटिलाइजेशन गलत करते हैं, फिर हमें क्या होता है, फिर हमें IMF कहता है कि भाई लोन आपको चाहिए, हम कहते हैं जी हमें चाहिए, कहता है अच्छा ठीक है, ये वाली कंडीशंस आप पूरी कर लें। सबसे बड़ा मसला ये कि हमें अपना थोड़ा सा सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। जो हम कर्जे ज्यादा ले रहे हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमें जिसे कहते हैं विद इन ए लिमिट लाना पड़ेगा। अगर वो हम ले आए तो फिर उससे ये हो जाएगा कि थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलेगा आवाम को भी, और शायद हुकूमत के जो लोग हैं उनके पास भी थोड़ा सा बार्गेनिंग का जो है वो मार्जिन आ जाएगा। अगर नहीं करेंगे, हम इसी तरह कहेंगे कि $4 अरब हमने ले लिया उससे IMF से, और सऊदी अरेबिया से 2 अरब पकड़ लेंगे, 3 अरब जो है चाइना से पकड़ लेंगे, फिर UAE से पकड़ लेंगे, तो भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। और अभी तक तो चलो हमने जिस तरह जैसे तैसे करके हमने कर लिया, लेकिन अब शायद अब नहीं चल रहा। अब बाकी दुनिया ने भी हाथ पीछे खींच लिया। IMF भी कहता है कि भाई अब वो कंडीशन नहीं है जो आज से 10 साल पहले हम आपको कहते थे चलो जी यार जो चाहिए ले लो, बहुत नॉर्मल सी कंडीशंस होती थी, उसकी इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन शायद नहीं होती थी जो अब वो लगाते हैं। तो इस चीजों को सही करने के लिए मेरे ख्याल बहुत अच्छे रिफॉर्म्स चाहिए। टैक्सेशन में आप एक ही तबके को टैक्स डाल रहे हैं जो पहले ही आपने दबाया हुआ है, जिनको एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं। आप पेट्रोल पे उनको टैक्स डाल रहे हैं, आप खाने पीने की अशिया पे उनको टैक्सेस डाल रहे हैं, आप जो है बिजली के ऊपर उनको टैक्सेस डाल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि यार जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर के टाइकॉन्स बैठे हुए हैं, उनसे क्या आप टैक्स लेते हैं? नहीं। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, एक आम आदमी को आप जितना मर्जी, पहले आपने उसको अच्छा खासा जलील करके रखा हुआ, पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी, तो मतलब उसको भी तो कुछ देना है ना। अगर सिर्फ इससे काम चलेगा कि आप उसकी मतलब खाल उतारते रहें, ठीक है, उसको रोज जो है वो उसके कपड़े आप उतरवा रहे हैं, तो इससे तो मतलब इकोनॉमी अगर इस तरह ठीक करनी है तो ये तो शायद कोई भी कर लेगा कि यार दबा के रखो, ये 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनको जलील करके रखो तो ठीक हो जाएगी। तो मेरा जैसा आम आदमी भी कर लेगा और मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा आदमी भी कर लेगा। तो रिफॉर्म्स हमें करनी पड़ेंगी, और उसके ऊपर स्टार्ट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इन लोगों ने अपने साथ, हमारे फोर्सेस के लोग, इन्होंने अपने तरफ से लेना है। उसके बाद आएंगे अवाम की तरफ, तो अवाम खुशी खुशी कर लेंगे ये सारी चीजें। राइट। IMF ने भी बोला था कि भाई आपके जो लोन्स हैं जो आपने चाइना से लिए हैं और उनको रीनेगोशिएट किया जाए, और लोन्स ही नहीं जो बिजली की डील्स हैं उन्हें रीनेगोशिएट किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले IMF ने बोला कि 30% ऑफ पाकिस्तान लोन्स जो है वो चाइना से लिए गए हैं। एक तो लोन्स की जो कंडीशंस थी खराब थी, और उसके बाद उनका इंटरेस्ट रीपेमेंट ऐसा कि जो पैसा आ रहा है IMF से भी जो आ रहा है या बाहर से जो आ रहा है वो पहले ही पता है कि कहां जाना है, तो पाकिस्तान में क्या लग पाएगा? दैट्स द प्रॉब्लम। अब ऐसे में मिफ्ता इस्माइल साहब बोल रहे हैं कि अपने मीन्स में रहिए। भाई इंपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप बाहर से वो सामान, कॉटन और दूसरी चीजें जिसको आप प्रोसेस करके यूरोप या अमेरिका बेचते हैं, वो आ नहीं पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब सही राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, या वो सिर्फ ऑस्टेरिटी दिखा रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाओ, अपने खर्चे कम करो और उसके बाद हम इकोनॉमी को बेटर रिवाइवल पे ले जा सकते हैं?
देखिए वो मेयर्स तो अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसका मैं कहूँ कि हाँ ठीक है जी, पहले अगर एक मिनिस्ट्री के पास 100 कार्स थी तो अब उसके पास 50 हो गई या 30 हो गई। अगर पहले वो 10 मिलियन वाली गाड़ी इस्तेमाल करते थे तो अब उन्होंने 3 मिलियन या 2 मिलियन या 4 मिलियन वाली इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अगर पहले उनका जो फ्यूल था वो अगर 3000 लीटर था तो अब उसको 200 लीटर कर दिया गया। पहले अगर उनके पास बिजली के यूनिट्स जो थे फ्री यूनिट्स 3000 थे तो अब उसको 500 पे या 200 पे ले आए, तो फिर तो सही है। ऐसी कोई मतलब चीज फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही। फिर आपने कहा कि चाइना को, तो इस दफा आईएमएफ ने स्ट्रिक्टली इस चीज को बार बार वो ये बता रहे हैं कि भाईजान हम ये पैसा आपको दे रहे हैं लेकिन एक तो ये सीपैक में नहीं लगेगा, ये इमरान खान साहब को भी बताया गया था। दूसरी चीज, आपने जो चाइना से पैसा पकड़ा है ये उनको आप नहीं दे सकते। ये बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन ये दो लगी हुई। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने लगाई हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। और मुझे जो एक चीज थोड़ी सी लगती है मिफ्ताह इस्माइल साहब में, वो ये है कि वो शायद जो कमिटमेंट्स करते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं आईएमएफ के साथ। मैंने कहा ना कि उसकी तकलीफ हमें उठानी पड़ रही है, मतलब एज ए लेमैन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे उठानी पड़ती है। मेरे जैसे और जो करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं इस मुल्क में, वो ये बोझ उठा रहे हैं और ये तकलीफ और परेशानी उठा रहे हैं। ठीक है, बिजली के हवाले से या मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन द थिंग इज कि हम ये कहते हैं कि भाई आप एक ट्रैक पकड़े ना, बांग्लादेश से कुछ सीखे। हिंदुस्तान ने अगर 1990 से रिफॉर्म शुरू कर ली तो आज 2022 में, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की, कि उसके जो जो चीजें हैं वो आज उसका एक फ्रूट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को या इंडियन कम्युनिटी को वो चीज मिल रही है। या इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त 1990 मतलब और 2022 आफ्टर 32 इयर्स, अब कम से कम इस जनरेशन को तो उसका फायदा मिल रहा है ना। अगर इसी तरीके से ये रिफॉर्म्स मतलब आज भी कर लिए जाएं तो एटलीस्ट हमें नहीं, हमारे बाद के जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आएगी एटलीस्ट वो तो थोड़ा सा बेहतर होंगे, बेहतर पोजीशन पे होंगे, उनके पास जॉब्स की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। या बाकी जो क्राइसिस इस वक्त चल रही है कि यार बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो फला नहीं है, डिमका नहीं, तो ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। द थिंग इज कि इसके लिए विल चाहिए और वो करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियरली करना पड़ेगा। और दूसरा, हम अगर लोन्स पकड़ते हैं चाइना से, चाइना के लोन्स के बारे में पूरी दुनिया कहती है, पाकिस्तान में भी ये बात बड़ी ओपनली रोहित साहब हो रही है कि यार उनके लोन्स मतलब ठीक है आपको दे तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कंडीशंस होती हैं वो बड़ी सख्त होती हैं। सबसे बढ़कर उसका जो मार्कअप हम पे, इंटरेस्ट रेट हम उसका पे कर रहे होते हैं, वो बहुत हाई होता है। वो फिर जब आप वापस करते हैं तो आपकी मजीद जो है वो चीखें आपकी निकल जाती हैं। तो ये चीजों से हमें थोड़ा सा काम वो करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, केयरफुल रहना पड़ेगा कि भाई हमें अगर सिर्फ कर्जों से अपने मुल्क को नहीं चलाना, खुद भी कुछ प्रोड्यूस करना है। वो बेशक हम वीट प्रोड्यूस करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने जो जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर हम यही देखें कि हमने यार जिसे कहते हैं कि लहसुन भी, फ्रूट्स भी, मतलब वेजिटेबल्स भी चाइना की हमारे पास आ रही होंगी, बड़ी खूबसूरत किस्म की होती है रुचि। यहाँ पे आप उनके फ्रूट्स देखेंगे तो मतलब शक्ल से ऐसे लगते हैं ना, बंदा दूर से देखता है क्या था, वाह वाह यार, लेकिन आप खाएंगे तो उसमें जरा भर का जायका नहीं होता, बिलीव मी। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आती हैं, ईरान से बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, मतलब एक अपना जायका है उसका, एक मजा आता है आपको। ठीक है वो भी सस्ती नहीं होती, लेकिन वो चाइना से सस्ती भी होती है और चाइना से ज्यादा बेहतर भी होती है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज से निकलना पड़ेगा। और अब वैसे भी ये बात अब ओपन हो रही है, मतलब पहले तो हम ये बात चुप चुपा के होती थी, लोग जब कहते थे, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग करते थे, तो कहते यार देखो ना ये ऐसी बातें कर रही है, पता नहीं मुल्क के साथ क्या गद्दारी कर रही है, फलाएं ये ढिमकाएं। तो अब ये आम लोगों ने ये बात शुरू कर दी कि अब चाइना जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो रहा है हमसे, और शायद पाकिस्तान को भी ये बात समझ आ गई कि ठीक है यार वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, उन्होंने हमारे साथ अच्छाइयां भी बहुत सारी की होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ भाई लोन वो हमें नहीं जबरदस्ती कहते कि आप हमसे लोन ले लें, हम खुद इस लेवल पे जाते हैं और जब हमें कोई दुनिया नहीं देती तो हम जाके मतलब बीजिंग बैठ जाते हैं। वो तो हमें नहीं मतलब उन्होंने फोन किया कि यार आके हमसे पैसे ले जाओ। ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। ताल्लुकात बेशक हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे होने चाहिए, कारोबारी ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी, रशिया के साथ भी, बाकी दुनिया के साथ भी। लेकिन सबसे पहले मुसीबत यह कि हम अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, हम ये देखते हैं कोई अगर वहां पे हर मुल्क का इन्फ्लुएंस होता है। आपको पता है कि मतलब इस्लामाबाद में जितने भी लोग बैठे हुए तो किसी न किसी के मतलब किसी के पास अमेरिका का पासपोर्ट है तो वो फिर कोशिश करता है, बड़ी बड़ी सीटों पे जो लोग बैठे होंगे
वो फिर ये कहते हैं यार मेरा तो वैसे ही बच्चे वहां रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, ये भी है, वो भी है, मुझे तो कोई परेशानी है नहीं, भुगतेंगे तो ये भुगतेंगे। तो ऐसी वो पॉलिसीज बनाते हैं कि वक्ती तौर पे तो होती है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे आप उसको देखते हैं तो फिर हमारे गले का फंदा बनी होती है और फिर हम चीखे मार रहे होते हैं। वो तो जो भी होते हैं रिटायर्ड होके चले जाते हैं, कोई कहीं पे रह जाता है, कोई कहीं पे रह जाता है, उनके बच्चों को ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि यार रात को बिजली किस टाइम जाती है और बिजली का बिल कितना आता है, मतलब महंगी है सस्ती है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। ये चीजें हमें थोड़ा सा यहाँ लोकल जो लोग होते हैं उनसे और यहाँ के माहौल को देख के, लोगों को देख के अगर हम पॉलिसीज बनाना शुरू कर देंगे तो शायद उसका रिजल्ट आज ना सही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल के बाद एटलीस्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और लोन्स के हवाले से हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। आईएमएफ ने इसीलिए ये मतलब सख्ती हमारे साथ की हुई है कि वो पहले भी नाराज थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप पैसा हमसे लेते, फिर सीपैक के जो आपके प्रोजेक्ट लगे हुए फिर आप उसका कभी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कभी लोन पे बैक कर रहे हैं, तो ये पैसा अब भाई हम इसलिए नहीं देते, हमारा पैसा चाइना नहीं जाना चाहिए। तो अब शायद कोई और हल ढूंढा जा रहा है। और अब मैंने देखा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम रोहित साहब बातें सुनते थे सीपैक के कि यार ये लगेगा ये लगेगा, अब इवन शहबाज शरीफ साहब से वो बात हम नहीं सुन रहे। तो ये अंदाजा ये हो रहा है कि अब थोड़ा सा बातचीत भी अच्छी है, ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये चाइनीज को भी पता चल गया कि यार मसले मजीद फिर बढ़ जाएंगे। और मेरे ख्याल पाकिस्तान के लोगों को भी और हुकूमत को भी अब ये बात समझ आ रही है कि थोड़ा सा तरीके से रहना पड़ेगा, वरना हम डूब सकते हैं। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों करना चाहते हो, रोहित शर्मा पाकिस्तान से ट्रेड क्यों चाहता। मैंने कहा भाई मैं नहीं चाहता हूँ, इंडिया चाहता होगा। मैं फैक्ट इज कि ट्रेड हो ना हो दोनों के फेवर में, क्योंकि हमारे चाइना से इतने खराब रिलेशन से उससे हो रहा था, पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकता। और इस समय क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने खड़ी है पाकिस्तान में, तो इस समय तो ये गेहूं चावल इस सब की जरूरत है, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए, या पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ डिमांड आए, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ एक बॉर्डर तो क्रॉस करना है, वहां घुस जाएगा, रशिया से आएगा, वो समुद्र से आएगा या बाय एयर आएगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी, वो एक अलग गेम बनता है। ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के पास सब्जियों की क्राइसिस है, खाने पीने की चीजों की क्राइसिस है, और उसको जरूरत है और वो खरीदना चाह रहा है, इंडिया से अभी तक मांगा नहीं गया है, और इंडिया से मांगे भी तो आज एक सीज फायर वायलेशन, पिछले साल फरवरी में सीज फायर हुई थी दोनों के सरहदों पे, दोनों कंट्रीज के सरहद पर, और आज सीज फायर वायलेशन हुई है। क्या ऐसे अगर हालात रहे तो आपको लगता है कि इंडिया से गेहूं मांगा जाएगा या मांगा जा सकता है? रोहित जी एक चीज मैं बता दूं, ये मसला ये है, आज ही मतलब आप लोगों के टीवी चैनल पे मेरी बात हो रही थी, तो मसला ये कि हम हल करना पड़ेगा ये चीजें, बेशक पाकिस्तान की साइड से करना पड़ेगा या हिंदुस्तान की साइड से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बॉर्डर खत्म नहीं हो सकता, हिंदुस्तान यहाँ से हिंदुस्तान उठा के कहीं और जाके नहीं रख सकते, पाकिस्तान है पाकिस्तानी उसको उठा के कहीं और नहीं रख सकते, बॉर्डर है और रहेगा। द थिंग इज कि हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं उसके कंट्रोल की हमें जरूरत है और करना पड़ेगा किसी भी सूरत में हो। अगर एक साल 2021 में एलओसी के ऊपर हमारा सीज फायर हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और तकरीबन इसकी शायद मेरा ख्याल है जो अभी तक खबरें आई हैं कोई खास वायलेशन नहीं हुई, दोनों तरफ से नहीं हुई, न हिंदुस्तान ने की और ना पाकिस्तान ने की। अगर एक साल हम ऐसा रह सकते हैं तो ऐसा हम 2 साल भी रह सकते हैं, ऐसा हम 3 साल भी रह सकते हैं, और ऐसा हम 10 साल भी रह सकते हैं। लेकिन क्या हम रह पाएंगे, ये चीज हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है कि यार बहुत हो गया ना, 4 जंगें हो गई पार्टीशन के बाद, और बहुत ले दे हो गई, उन्होंने हमने बहुत कुछ हुआ, कश्मीर का डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट सब कुछ हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? या अभी हमने नेक्स्ट 75 ईयर भी यही लेके चलना है कि भाई कश्मीर को इधर करना है तो कश्मीर को उधर करना है, तो फलां को इधर करना है तो फलां। इस चीजों से अगर हम निकल आए ना तो मेरे ख्याल में उसका फायदा बेशक किसी को हो या ना हो, लेकिन कम से कम यहाँ के पॉपुलेशन को जरूर उसकी फायदा होगी, जो आम जनता है उसको उसका फायदा पहुंचेगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमसे मांग रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। बात यह कि हमारे यहाँ रोहित जी एक पश्तो में कहा जाता है ना,
कि पुख्तों में, यानी मैं पश्तो में बता रहा हूँ, फिर आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ अगर समझ आ जाए तो। कहते हैं पुख्तों की पुख्ते माती है, पुख्ते कहते हैं रब्स को यहाँ के। कहते हैं जब आप किसी के साथ आपकी कोई राइवलरीज हमारे पश्तूनों में अनफॉर्चुनेटली रहती है, तो वो कहते हैं यार कुछ भी हो जाए हमने नहीं करना, बस ठीक है। हालांकि एंड फिर क्या होता है, एंड फिर यही होता है कि यार कोई लोग इकट्ठे होते हैं, कोई जिरगा बनता है, फिर आपस में बातचीत होती है और एक टेबल पे आके वो लोग बैठते हैं और एक दूसरे को हक करके गले मिलते हैं और कहते हैं यार जो हुआ जो भी हुआ खत्म हुआ और नेक्स्ट एक अच्छी शुरुआत करते हैं। यानी ये चीज हमें करने की जरूरत है और इसीलिए करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी एक इंडियन दोस्त ने जयशंकर साहब की एक स्पीच भेजी थी, उसने बड़ा फोकस किया एशिया के ऊपर और उन्होंने उसमें बहुत सारी बहुत अच्छी बातें की। 13 पॉइंट्स थे, लेकिन 3 लास्ट जो पॉइंट्स थे 10, 11 और 12, तो वो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई बाकी दुनिया, अगर यूरोप एक मतलब एक मुल्क तो नहीं है, अलग अलग कंट्रीज है, 28 कंट्रीज है या मोर देन दैट, वो आपस में उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। व्हाई नॉट मतलब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये बाकी जो इस रीजन के कंट्रीज हैं, और कहते हैं हम ज्यादा जरूरत है, हमें ज्यादा जरूरत है। और सबसे बढ़कर उसने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं लार्ज स्केल पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्कर हैं, हम क्यों नहीं करते? असल बात यह कि इसके ऊपर हमें करना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैंने कहा ना कि 4 जंगें हो गई, दोनों तरफ से बहुत सारा नुकसान हो चुका। अब मेरे ख्याल में मैं कहता हूं चलो पाकिस्तान नहीं करता, कहते जी हमारी नहीं है उनसे दुश्मनी है या कुछ भी कह दें, लेकिन हम बाकियों से भी तो लेते हैं। अफगानिस्तान से भी तो हमारा कोई मतलब हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन पिछले 20 क्या 50 सालों से चल रही है, तो क्या हम उनसे नहीं लेते? वहां पे वो पाकिस्तान को बहुत दफा हुआ है कि यार उन्होंने गालियां भी दी हैं, वहां के लोगों ने, इवन गवर्नमेंट के लोगों ने, मतलब जब अशरफ गनी साहब थे तो बहुत मतलब ओपनली बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन क्या हुआ? क्या ताल्लुकात खत्म हो गए? नहीं। आज भी तोरखम बॉर्डर खुला हुआ है और आज भी स्पिन बोल्दक जो है चमन खुला हुआ और लोग पैदल आते जा रहे हैं। ठीक है, वीजे की रिस्ट्रिक्शन जो है वो सख्त हुई है, जो वीजे के हवाले से चीजें थी वो सख्त हुई हैं दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी आना जाना है। इवन मरीज वहां से अगर जलालाबाद से आता है तो उसका इलाज पेशावर में होता है। तो क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ये वाला चीज, अगर लाहौर के अंदर कोई चीज नहीं है तो उसका इलाज अमृतसर में हो जाए, या अमृतसर की वजह वो न्यू दिल्ली में चला जाए, या कुछ और इस तरह की चीजें हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये चीज नहीं होने देते। हालांकि मैंने कहा कि हम क्या कर लेंगे, इसके बाद 5वीं जंग कर लेंगे। अगर बहुत हुआ 5वीं जंग हो जाएगी ना, फिर उसके बाद क्या होगा? मकसद ये है कि पहले भी तो हमारी जब जंगें हुई तो फिर आपस में हुकूमतें बैठी, भुट्टो साहब और आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो बैठे और उन्होंने चीजों को बेहतर किया। मेरे ख्याल में इस वक्त भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने गलतियां नहीं की होंगी या हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया होगा, बट जो भी किया हुआ है मैं कहता हूं अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आगे जाएंगे तो बेहतर होगा हम लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान यहाँ से कोई बिलियन ऑफ डॉलर की चीजें जो है वो भेज देगा हिंदुस्तान को, बट द थिंग इज कि आहिस्ता आहिस्ता से जब हालात बेहतर हो जाते हैं तो यकीन करें कि अफगानिस्तान में जैसी हालात बेहतर होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके ऊपर यकीन करें कि उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान के अंदर उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है। हालांकि अफगानिस्तान एक जंगजदा मुल्क है 50 सालों से, उसके मुकाबले में तो हिंदुस्तान एक मतलब काफी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज है, एग्रो बेस्ड है, मजबूत किस्म का एग्रो बेस्ड मौजूद है उनके पास। तो वो उससे कितना फायदा हो सकता है अगर हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते हैं, या कश्मीर के ऊपर हम यार खत्म कर दो ना, किसी तरीके से कर दो, एंड कर दो, बस छोड़ दो। कब तक करोगे? अब क्या ख्याल है कि मतलब जो उस तरफ के कश्मीर के लोग हैं उस तरफ के कश्मीर में वक्त गुजारेंगे? मेरा ख्याल है नहीं, कभी नहीं गुजारेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लोग यहाँ पे कर लें। और आपने सार्क की इकोनॉमी के लिए जो बोला कि सबके सब आपस में फ्री ट्रेड कर पाए, एक चीज दिमाग में आई कि सार्क के 8 कंट्रीज अब अफगानिस्तान ऐड करके, तो अफगानिस्तान और भूटान को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज की, और एक बांग्लादेश, इन 3 को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज की करेंसी जो है वो रुपया ही है। तो रूपी ट्रेड चलता रह सकता है, कोई प्रॉब्लम। नेपाल भी रुपी है, पाकिस्तान भी रुपी है, श्रीलंका भी रुपी है, मालदीव्स भी वो रुपया बोलते हैं उसको, है वो रुपी ही। तो थैंक्स अ लॉट फाकर साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।